नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द फाइनल रैंकर पे। आज हम प्राचीन भारत का दूसरा लेक्चर शुरू कर रहे हैं जो पूरी तरह लूसेंट बुक पे आधारित है। इस कोर्स में हम हर टॉपिक को बहुत सरल भाषा में और छोटे-छोटे भागों में समझेंगे ताकि आपकी तैयारी आराम से हो सके और एग्जाम में आपको ज्यादा आसानी हो। इस लेक्चर में हम सबसे पहले ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद के बारे में बात करेंगे। यदि हम ग्रंथों के स्थान की बात करें तो संहिता के बाद ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद आते हैं। इन ग्रंथों से हमें उत्तर वैदिक कालीन समाज और संस्कृति की जानकारी मिलती है। यदि हम ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो ब्राह्मण ग्रंथ गद्य में लिखे गए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है वैदिक संहिताओं की व्याख्या करना। हर संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों से हमें राजा परीक्षित के बाद और बिंबिसार से पहले की ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी मिलती है। ऐतरेय ब्राह्मण में राज्य अभिषेक के नियम और कुछ प्राचीन राजाओं के नाम मिलते हैं। यदि हम शतपथ ब्राह्मण की विशेषताओं की बात करें तो शतपथ ब्राह्मण में गंधार, शैल, कैकेय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह जैसे कई राज्यों और राजाओं का उल्लेख मिलता है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान माना जाता है। आरण्यक ग्रंथ क्या बताते हैं? आरण्यक ग्रंथ में यज्ञ से जुड़े कर्म कांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक व्याख्या मिलती है। यदि हम बात करें उपनिषद की तो इसकी कुल संख्या 108 है। इनमें से 13 को प्रमुख मूल उपनिषद माना जाता है। जाबालोपनिषद में चारों आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास का उल्लेख मिलता है। अब हम बात करें स्मृति ग्रंथों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी की तो सबसे प्राचीन और प्रामाणिक स्मृति ग्रंथ मनुस्मृति है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ माना जाता है। इसके बाद यदि हम नारद स्मृति की बात करें तो इससे हमें गुप्त युग की जानकारी मिलती है। स्त्री की स्थिति से जुड़ी जानकारी की बात करें तो मैत्रेयी संहिता में स्त्री की स्थिति को सबसे अधिक गिरी हुई बताया गया है। जुआ और शराब की तरह स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष कहा गया है, लेकिन शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। अब हम समझेंगे वेदांग और सूत्र साहित्य जो वैदिक अध्ययन की नींव माने जाते हैं। सबसे पहले हम वेदांग क्या है और क्यों बने इसके बारे में समझेंगे। वेदों को सही तरीके से समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। 6 वेदांग इस प्रकार हैं: शिक्षा, शुद्ध उच्चारण का शास्त्र; कल्प, यज्ञ और कर्म कांड की विद्या; निरुक्त, शब्दों की व्युत्पत्ति का ज्ञान; व्याकरण, भाषा की शुद्ध रचना; छंद, वैदिक मंत्रों की छंद व्याख्या; ज्योतिष, समय, स्थिति और यज्ञ काल का निर्धारण। सरल शब्दों में वेदों को सही पढ़ने, बोलने और समझने के लिए नियम वेदांग हैं। अब हम समझेंगे कि सूत्र साहित्य क्यों बनाया गया। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण या सुरक्षित रखने के लिए सूत्र साहित्य की रचना की गई। यदि हम सूत्रों के प्रमुख प्रकार की बात करें तो श्रुत सूत्र बड़े यज्ञों की विधि, गृह सूत्र गृहस्थ जीवन के संस्कार, धर्म सूत्र धर्म, कानून, राजनीति और सामाजिक व्यवहार की जानकारी देते हैं। इनसे हमें यज्ञीय विधियां, कर्म कांड, समाज विधि और आचार विचार की जानकारी मिलती है। प्रमुख सूत्रकार गौतम, बुद्धयान, आपस्तंभ, वशिष्ठ हैं। इनमें गौतम धर्म सूत्र को सबसे प्राचीन धर्म सूत्र माना जाता है। यहाँ पे कुछ वेद और उनके ब्राह्मण ग्रंथ दिए गए हैं। सी चार्ट फॉर इट। अब हम बात करेंगे पुराणों की जो भारतीय इतिहास और संस्कृति का महत्वपूर्ण स्रोत है। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा और क्रमबद्ध विवरण हमें पुराणों में मिलता है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष या उनके पुत्र उग्रसर्वा माने जाते हैं। पुराणों की कुल संख्या 18 है। इनमें से केवल 5 पुराणों में ही राजाओं की वंशावली मिलती है। मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण, भागवत पुराण। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रामाणिक माना जाता है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोकों में लिखे गए हैं। जिन स्त्रियों और शूद्रों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ
पुजारी मंदिरों में किया करते थे। सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का विशेष महत्व है। इसमें राजतंत्र और कृषि से संबंधित विवरण दोनों मिलते हैं। यहाँ पे कुछ पुराण और उनसे रिलेटेड वंश की सूची है, जिसमें विष्णु पुराण मौर्य वंश से रिलेटेड है। सी चार्ट फॉर इट। यदि हम उपनिषद और पुराण के बारे में बात करें तो उपनिषदों की रचना पुराणों से पहले हो चुकी थी। अब हम जानेंगे बौद्ध, जैन और अन्य महत्वपूर्ण साहित्य जो प्राचीन भारतीय इतिहास को समझने में बहुत मदद करते हैं। सबसे पहले हम बौद्ध साहित्य की बात करेंगे। जातक ग्रंथ में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां मिलती है। हीनयान बौद्ध धर्म का मुख्य ग्रंथ कथा वस्तु माना जाता है। इसमें बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथाओं के माध्यम से वर्णित है। यदि हम बात करें जैन साहित्य की, तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। प्रारंभिक जैन इतिहास का जानकारी कल्प सूत्र से मिलता है। इससे जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास ज्ञात होता है। महावीर से जुड़ी जानकारी भगवती सूत्र से मिलता है। इसमें महावीर के जीवन कृत और उनके समकालीनों से संबंध का वर्णन मिलता है। यदि हम अन्य महत्वपूर्ण साहित्य की बात करें तो अर्थशास्त्र, इसके लेखक चाणक्य हैं। कौटिल्य या विष्णुगुप्त, इसमें 15 अधिकरण और 180 प्रकरण है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है और इसके अनुवादक साम शास्त्री हैं। राजतरंगिणी, इसके लेखक कल्हण है। संस्कृत साहित्य में इतिहास को क्रमबद्ध लिखने का पहला प्रयास राजतरंगिणी में किया गया है। इसमें 8 सर्ग हैं जिन्हें तरंग कहा गया है। इसे हमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक कश्मीर के शासकों का वर्णन मिलता है। चचनामा में अरबों की सिंध विजय का वर्णन मिलता है और इसके लेखक अली अहमद है। अष्टाध्यायी, इसके लेखक पाणिनि हैं। यह संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक मानी जाती है और इसमें मौर्य पूर्व और मध्यकालीन राजनीति की जानकारी मिलती है। अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ। गार्गी संहिता, इसके लेखक कात्यायन हैं। यह एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर यौन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। महाभाष्य, इसके लेखक पतंजलि हैं। पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके ग्रंथ महाभाष्य से शुंग वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है। अब हम समझेंगे विदेशी यात्रियों के विवरण, जिनमें हमें प्राचीन भारत के इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। सबसे पहले हम यूनानी रोमन लेखक की बात करेंगे। टेसियस, यह ईरान का राज्य वैद्य था। भारत के बारे में इसका विवरण आश्चर्यजनक और काल्पनिक कथाओं से भरा हुआ है, इसलिए इसे अंधविश्वसनीय माना जाता है। हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने हिस्टोरिका नामक बुक लिखी। इसमें 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस या ईरान संबंधों का वर्णन है, लेकिन इसका विवरण अनुश्रुतियों और अफवाहों पर आधारित है। सिकंदर के साथ आए लेखक निरियाकस, आनेस्क्रिटस, एरिस्टोबुलस, इन लेखों के विवरण अधिक प्रामाणिक और विश्वसनीय माने जाते हैं। मेगास्थनीज, यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया। इसने इंडिका नामक बुक लिखी। इसमें मौर्यकालीन समाज और संस्कृति का विस्तृत वर्णन है। यह मौर्य इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण विदेशी स्रोत है। डाइमेकस, यह सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था। बिंदुसार के राज दरबार में आया। इसका विवरण भी मौर्य काल से संबंधित है। डायोनिसियस, यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था। अशोक के राज दरबार में आया। टॉलमी 2री शताब्दी ईस्वी में भारत का भूगोल बुक लिखी। इसमें भारत के नगरों, नदियों और स्थानों का विवरण मिलता है। प्लिनी 1म शताब्दी ईस्वी नेचुरल हिस्ट्री बुक लिखी। इसमें भारतीय पशु, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थ का विवरण मिलता है। पेलिपस ऑफ द इरिथियन सी, इसके लेखक अज्ञात है। लगभग 80 ईस्वी में रचित। इसमें भारत के बंदरगाहों और व्यापारिक वस्तुओं की जानकारी मिलती है। यह प्राचीन समुद्री व्यापार का महत्वपूर्ण स्रोत है। अब हम चीनी लेखक की बात करेंगे। फाहियान, यह गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत आया। अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति का वर्णन किया।
जनता को सुखी और समृद्ध बताया। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा। संयुगन 518 ईस्वी में भारत आया, लगभग 3 वर्षों की यात्रा की। इस दौरान बुद्ध धर्म से संबंधित उपलब्धियां एकत्रित की। वेनसंग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। 629 ईस्वी में चीन से प्रस्थान किया। लगभग 1 वर्ष बाद सबसे पहले कपिसा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक रहा। उसके बाद 645 ईस्वी में चीन लौट गया। इसका उद्देश्य नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन और भारत से बौद्ध ग्रंथ एकत्र करना था। इसका यात्रा वृत्तांत CUK में 138 देशों का विवरण मिलता है। हर्षकालीन समाज, धर्म और राजनीति का वर्णन किया। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। बुद्ध के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया। ह्वेनसांग के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शिलभद्र थे। नालंदा बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। इतिसंग 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा समकालीन भारत का वर्णन किया। यदि हम अरबी लेखक की बात करें तो अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया। यह ख्वारिज्म या खीव, आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का मूल निवासी था। इसकी प्रमुख कृति किताब उल हिंद है, जिसे तहकी-ए-हिंद भी कहते हैं। यह ग्रंथ 80 अध्यायों में विभाजित है, जो धर्म और दर्शन, त्यौहार, खगोल विज्ञान, रीति रिवाज, सामाजिक जीवन, भार तौल और मापन, मूर्तिकला, कानून आदि के बारे में है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म और राजनीति पे महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। इब्न बतूता इसका यात्रा वृत्तांत अरबी भाषा में लिखा गया है, जिसका नाम रेहला है। यह 14वीं शताब्दी के भारतीय समाज और संस्कृति का सबसे रोचक और विस्तृत विवरण देता है। यह 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचा। सुल्तान महमूद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी न्यायाधीश नियुक्त किया। यदि हम अन्य लेखक की बात करें तो इसमें तारानाथ एक तिब्बती लेखक था, जिसने कंगियूर तंगियूर नामक ग्रंथ लिखा। इनसे भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। मार्को पोलो 13वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। पांड्य देश की यात्रा की। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। अब हम जानेंगे पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, जिससे हमें भारत के प्राचीन इतिहास की ठोस और प्रामाणिक जानकारी मिलती है। भारतीय पुरातत्व शास्त्र के पितामह सर एलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। यदि हम प्रमुख उत्खननकर्ता की बात करें तो A.H. लोंगहर्स्ट, रॉबर्ट सावेल, जेम्स बर्गेस, वाल्टर एलियट हैं। इन्होंने भट्टीप्रोलु, घंटासलान, अमरावती जैसे स्थलों की खुदाई की। यदि हम वैदिक देवताओं के प्रमाण की बात करें तो 14 ईसा पूर्व का बोगाज कई अभिलेख इसमें वैदिक देवताओं मित्र, वरुण, इंद्र, नस्त, अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। भागवत धर्म का प्रमाण। मध्य भारत में भागवत धर्म वैष्णव संप्रदाय के विकास का प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोरस के वेशनगर गरुण स्तंभ लेख से मिलता है। महत्वपूर्ण अभिलेखीय तथ्य की बात करें तो भारतवर्ष शब्द का पहला उल्लेख हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। दुर्भिक्ष अकाल का पहला उल्लेख सौगौरा अभिलेख में मिलता है। इसमें संकट काल हेतु खदान भंडारण का भी उल्लेख है। भारत पे हूण आक्रमण का पहला प्रमाण भीतरी स्तंभ लेख से मिलता है। सती प्रथा का पहला लिखित प्रमाण एरण अभिलेख शासक भानुगुप्त से मिलता है। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पे लिखा गया है। रेशम बुनकरों की श्रेणियां मंदसौर अभिलेख से ज्ञात होती है।
अब हम नौपाषाणिक साक्ष्य की बात करें तो कश्मीर का नौपाषाणिक स्थल बुर्ज होम, यहाँ जो प्रमाण मिले हैं वह है गर्तवास, गड्ढा घर, उतरने के लिए सीढ़ियां, मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते का दफन। अब हम पूरा स्थल और सिक्कों से मिलने वाली जानकारी की बात करेंगे। पूरा स्थल क्या होता है? पूरा स्थल वह स्थान जहां औजार, बर्तन, इमारतों के अवशेष मिले हैं। प्राचीनतम सिक्के आहत सिक्के कहलाते हैं। साहित्य में इन्हें काशार्पण कहा गया है। सिक्कों पर लेख सबसे पहले यौन शासकों ने लिखवा। समुद्रगुप्त के बीड़ा बजाते हुए सिक्के उनके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण देते हैं। अरिकमेंडु, पुद्दुचेरी के पास यहाँ से रोमन सिक्के मिले हैं। यदि हम भारत के प्रारंभिक विदेशी संपर्क की बात करें तो भारत के सबसे पहले संबंध जिनसे स्थापित हुए वह हैं बर्मा, सुवर्णभूमि, म्यांमार, मलाया, स्वर्णद्वीप, कंबोडिया, कंबोज, जावा, यवद्वीप। यहाँ पे कुछ अभिलेख और उनके शासक रिलेटेड चार्ट दिया है। इन अभिलेखों की अध्ययन को इपिग्राफी कहा जाता है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए। अगर कंटेंट उपयोगी लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं द फाइनल रैंकर पे।